हेलो एवरीवन। तो आप लोग अगर वनडे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें स्टार्टिंग की जो हमारी संविधान सभा के लिए चुनाव हुए, उसकी बैठकें हुई, उसके इम्पोर्टेंट मेंबर हुए, वो सभी वनडे एग्ज़ाम यूपीपीसीएस और आरओ में ज़रूर आते हैं, है ना। तो हमने भी एक क्लास में बात की थी कि कैसे संविधान सभा का गठन हुआ था। इसके बाद हम अभी और भी हमारे पास स्टैटिक पोर्शन है तो हम उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए, हमने जब उस क्लास में बात की थी तो हमने बात की थी कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, ठीक है, और कौन उसके अध्यक्ष थे, किस कारण से आया था, अगर ब्रिटेन में चर्चिल की सरकार बन जाती तो क्या तुरंत में आता या और टाइम लग जाता, ऐसी बातें हमने की थी, है ना। इतनी सब बातें हो गई थी हमारी। अब हम देख लेते हैं कि संविधान सभा के लिए चुनाव, सीटें कितनी थी, 389। ब्रिटिश भारत का मतलब ये है जहाँ पर ब्रिटिशर्स का राज था, जिस जिस क्षेत्र में। जैसे आप उस समय की बातें सुनते हैं ना कि जैसे गुजरात में कई जगह देसी रियासतें थी, मतलब राजाओं का वहाँ पर कब्जा था, ब्रिटिशर्स ने वहाँ पर कब्जा नहीं कर पाए थे, है ना। तो ये हो गया जहाँ पर ब्रिटिश लोग थे, ब्रिटिश के कानून चलते थे और रहते थे वो लोग, अपने पूरा उन्होंने कैप्चर कर रखा था, वो ब्रिटिश भारत हुआ। और जहाँ पर राजा लोग राजा हुए या बड़े बड़े ठेकेदार हुए, इस तरीके से जिनका ज़्यादा प्रभुत्व था, वो हो गई देसी रियासत। ये हो गई आम भाषा, जिसमें अगर कोई पहली बार भी इस वीडियो को देख रहा है तो उसे ये चीज़ समझ में आ जाए, इसलिए मैं ऐसे बात कर रही हूँ, है ना। तो 389 में 296 ब्रिटिश भारत, 93 देसी रियासत, और ब्रिटिश भारत में भी 292 उसमें से 11 सीटें आपकी प्रांतीय विधानसभाओं के लिए, ठीक है। 4 सीटें चीफ कमिश्नरी प्रांतों के लिए, जैसे कि बॉम्बे हुआ, कलकत्ता हुआ, इस तरीके से चीफ कमिश्नरी प्रांत भी थे ना, तो 4 सीटें उनके लिए। और ये आपके कुछ क्षेत्र हैं, क्योंकि उस समय तो पाकिस्तान का, जब तक ये बन रहा था, पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हो पाया था, हालांकि मांग चल रही थी, तो उस समय आपकी 4 सीटें ये यहाँ पर थी, अजमेर के लिए, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें से कुछ चीज़ ऐसी लगे कि ये क्या बता दिया तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं ऐसे बताने की कोशिश कर रही हूँ जो पहली बार सुने, पहली बार जब हम ये शब्द सुनते हैं ना, देसी रियासत, ब्रिटिश भारत, तो लगता है कि ये कैसे, भारत तो एक ही था, उसमें कैसे देसी रियासत हो गई, है ना। तो ये उस लिए बताया जाए। जैसे आपने जो आमिर खान की मूवी देखी थी तो उसमें थे ना, वो राजा साहब आते हैं और वो बोलते हैं कि लगान नहीं देना, और आमिर खान फिर मैच खेलते हैं, तो वहाँ पर ब्रिटिशर्स तो होते हैं पर राजा का वहाँ पर प्रभुत्व होता है, वो जगह है। तो उस तरीके से भी अगर आप समझ पाएँ तो उस तरीके की बात है, ठीक है। चलिए, संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का परिणाम नहीं था, बल्कि संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के माध्यम से किया गया था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है जिसमें जाति, धर्म, लिंग का भेदभाव न किया जाए। जो व्यक्ति भी, जितने लोग भी वयस्क हो जाएं 18 साल से, उतने समय तो शायद पहले 21 साल का माना जा रहा था, वो वोट डाल सके, उसको बोलते हैं। अभी हमारा जो चुनाव पद्धति है उसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू है, ठीक है। और एज भी उसमें घटा दी गई है ना, 21 से 18 वर्ष कर दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो ये विवाद हुआ था, तो ये चीज़ें तो अभी उतनी नहीं समझ में आएगी, जो भी व्यक्ति नया है, जिसने पहली बार अगर ये चीज़ सुन रहा है, तो कभी कभी ये बात होती है कि पश्चिम के लोग बोलते हैं कि जो भारत में जो संविधान बना या जो चुनाव हुए थे, तो वो भारत की प्रस्तावना प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि भारतीय प्रस्तावना में लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसका अर्थ हुआ कि भारतीय संविधान का निर्माण कर रहे हैं, भारत के लोगों की इच्छा के अनुरूप हुआ है। लेकिन बोलते हैं ना कि जब वो उस समय चुनाव वयस्क मताधिकार पर नहीं होते तो कैसे हो गया, ये आक्षेप लगता है। पर ये चीज़ अभी तुरंत में समझ में नहीं आएगी, ये बाद में समझ में आएगी जब और चीज़ों को क्लियर हो जाएगा, ठीक। देखिए, जब फिर भारत का चुनाव करा लिया गया, क्योंकि पहले संविधान सभा की मांग उठी, फिर संविधान सभा गठित हुई, फिर वो बन गई, बनने के बाद में चुनाव कराए गए, प्रांतीय, ब्रिटिश भारत, रियासत, ये सब जगह चुनाव संपन्न हुए। इसके बाद में जो चुनाव का परिणाम आया उसमें कांग्रेस 208 सीटें, ये क्वेश्चन बनते, इसलिए मैंने इसको बताया है। आप सोच रहे होंगे कि हमें ये जानकारी मतलब पता करके क्या करना, हमें तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, पर क्योंकि वनडे और पीसीएस हुआ, आरओ, इनमें फैक्ट ज़्यादा पूछते हैं। कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए पर फैक्ट भी आपको पता होने चाहिए। मैंने इसे क्वेश्चन देखे हैं, फिर मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि वो फैक्ट याद होने चाहिए, पता होने चाहिए, है ना। तो कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी, क्योंकि मुस्लिम लीग भी थी, उसे 73 मिली थी, और जो छोटे छोटे दल और थे उन्हें 15 सीटें मिली थी, है ना। अब बात कर लेते हैं कि संविधान सभा की महत्वपूर्ण बैठकें। तो देखिए, बैठकें भी हुई थी, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। 3 बैठकें हुई थी संविधान सभा की। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है,
दूसरी होती है 11 दिसंबर 1946 को, और तीसरी होती है 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो जो संविधान सभा की पहली बैठक होती है जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, ये तो आपको पता ही है, पहले ही बता दिया गया है ना। नेक्स्ट जो हमारा वो मतलब फैक्ट आता है कि मुस्लिम लीग और देसी रियासतों ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। ठीक है, क्योंकि ये लोग कह रहे थे कि मुस्लिम लीग को तो यही चाहिए था कि हमें यहाँ पे चुनाव से कोई लेना देना नहीं, हमें तो अलग भारत चाहिए, है ना, मतलब बंटवारा होना चाहिए, अलग पाकिस्तान चाहिए, सॉरी। तो उन्होंने इसका बहिष्कार किया था, ये बात आप लोगों को पता ही होगी। BN राव जी को आप नाम सुना होगा, जानते होंगे। BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या फैक्ट है कि सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष वरिष्ठता के आधार पर बनाया गया था। ये ऐसे फैक्ट आते हैं, इनके क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। और जिस दिन ये बैठक होती है तो इस दिन केवल 211 सदस्य ही उपस्थित होते हैं, है ना। देखिए, जब राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया गया था तो किसी को उपाध्यक्ष भी बनाया गया होगा। तो HC मुखर्जी एवं TT कृष्णमाचारी को उपाध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, JN नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया, स्वीकृति मिली। ठीक है, तो जब यहाँ पर इनको उपाध्यक्ष बना दिया गया। कुछ फैक्ट और देख लेते हैं। आपको पता है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया था। अवलोकन इन द सेंस उन्हें समझा गया था, देखा गया था, क्योंकि भारत की विविधता, भारत के लोग, भारत की समझ, उस हिसाब से जो हमारे संविधान निर्माता थे वो उस परिस्थिति को देखकर संविधान बनाना चाह रहे थे ताकि लोगों को ऐसी दिक्कतें ना आए, है ना। हालांकि समय बीतता जाता है तो हमें काफ़ी चीज़ों में बदलाव लाना पड़ता है, क्योंकि जैसा समय होता है वैसे चीज़ों को फिर मोल्ड करना पड़ता है ना। पर उस समय जो परिस्थितियाँ थी उनको देखकर ऐसा उन लोगों के द्वारा किया गया, अवलोकन किया गया, और इस कार्य में BN राव जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन आता है, मैंने PCS में या कई इवेंट एग्जाम में देखा है, और अगर आप जब पहले ये जैसे किसी चीज़ का गठन होता है ना तो उसकी प्रक्रिया को देख लेते हो तो आगे की चीज़ें आसान हो जाती है समझने में। PDF तो आपको खूब मिलते होंगे, स्लाइड में आप पढ़ते होंगे, है ना, स्लाइड को ऐसे ऐसे करते जाओ, पढ़ते जाओ। तो जब उस चीज़ों को समझ लेते हो तो फिर आगे चीज़ें समझने में भी आसानी रहती है, क्वेश्चन भी गलत नहीं होते। ये क्वेश्चन खूब आता है कि जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो उसमें BN राव, महात्मा गांधी जी व मोहम्मद अली जिन्ना भी संविधान सभा के सदस्य थे, है ना। या दो लोगों के नाम BN राव और मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो जो सदस्य की बात हो रही उसमें BN राव, महात्मा गांधी जी व मोहम्मद अली जिन्ना भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने देखा है और ये आता है। नेक्स्ट, पूरे संविधान सभा में BR अम्बेडकर जी के बाद सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति अगर कोई हैं तो वो BN राव जी थे, और अपने माननीय जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इन्हें दक्ष पायलट की संज्ञा भी दी थी, इन्हें बोला भी था। तो ऐसा नहीं है, अगर कोई है तो उसके लिए उन्होंने बताया भी है और काफ़ी अहम भूमिका इन्होंने अदा की है। चलिए आगे भी देख लेते हैं। देखिए, जब सब चीज़ें हो जाती हैं, बैठकें होती हैं, चुनाव हो जाते हैं, तो इसके बाद में और एक दो फैक्ट और देख लेते हैं। BN राव जी ICS अधिकारी भी थे तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की ओर से पहले न्यायाधीश भी थे। ठीक है, काफ़ी अच्छे व्यक्ति थे, काफ़ी पढ़े लिखे उस समय के हिसाब से देखते हुए। पढ़े लिखे तो अभी भी लोग हैं, पर उस जो परिस्थितियां देखते हुए BN राव जी ने ही वर्मा के संविधान के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, अब होती है आपकी अंतिम बैठक। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को होती है और इसको ही 12वां अधिवेशन, इसको ही 12वीं बैठक भी बोला जाता है ना। और इसके बाद में जब अंतिम बैठक होती तो उस समय 284 जब संविधान बन जाता और उस पर हस्ताक्षर की बारी आती तो 284 मेंबर उपस्थित हुए थे। ठीक है, प्रथम हस्ताक्षर जवाहरलाल नेहरू जी ने और अंतिम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। और 24 जनवरी 1950 को ही अपना राष्ट्रगान प्लस राष्ट्रगीत को संवैधानिक मान्यता मिली थी, है ना। चलिए, लागू होने की कितनी थी, तो देखिए संविधान सबको पता है कि हमारा कुछ आंशिक रूप से संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था और जो पूर्णतः लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ओके, कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। संविधान, ये तो सभी को पता है, 2 साल 11 माह 18 दिन के पश्चात
अंतोदगतवा 26 नवंबर 1946 को बनकर तैयार हो गया, जिसमें 63,96,729 रुपये का व्यय हुआ, ये मतलब खर्च हुआ। अब ये फैक्ट क्यों बता रही हूँ, आप हंस रहे होंगे, क्योंकि ऐसे भी अगर पूछ ले तो हमें पता ही हो, ठीक है। और संविधान सभा में अधिवेशन कितने हुए, तो 26 नवंबर 1949 तक 11 अधिवेशन हुए थे। मैंने बताया कि 24 जनवरी 1950 को जो लास्ट अधिवेशन हुआ उसको ही 12वां अधिवेशन बोलते हैं या अंतिम बैठक बोलते हैं, है ना। तो इस तरीके से कुल अधिवेशन की संख्या 12 है। देखिए, जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू हुआ तो उसमें कितने पार्ट्स लागू हुए थे, आर्टिकल्स लागू हुए थे, तो आपके 5, 6, 7, 8, 9 ये यहाँ तक 314 तक 26 नवंबर 1949 को कुल 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया था, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट हैं इम्पॉर्टेंट, जिनको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, और ये आप पॉइंटर्स में लिखते जाइएगा तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, थैंक यू। और भी बात मैं करूँगी, अभी फैक्ट काफ़ी हैं, पर मैं चाह रही थोड़े मिनट्स में ये काफ़ी फैक्ट पता हो जाए। दूसरी बात है कि नवरात्रि की वजह से ना शोर बहुत होता है, तो अभी हम वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर हम और आगे बात कर लेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।